हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आज 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए सभी को बाबा भीम अम्बेडकर की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने डीजल इंजन थ्योरी प्लेटफॉर्म में। तो आज अपने जुनून के साथ लग जाइए तैयारी पर, क्योंकि आपको पता है फिर से आसार कोरोना के बढ़ने से कॉलेज बंद होने के आ चुके हैं और ये ऑर्डर भी आ चुके हैं कि कॉलेज और संस्थाओं को 30 अप्रैल 2021 तक पूर्णतः बंद कर दिया जाए। जो भी आपकी क्लासें हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन ही रहेगी। जो पहले की तरह ऐसा नहीं हो कि बच्चों का भविष्य खराब हो, इसलिए आपके देखते हुए मैंने जो भी टॉपिक करवाए हैं उनके आज मैं लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरी आपसे फिर बार बार एक ही रिक्वेस्ट रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो जो होता है पूरा का पूरा देखें। आज हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 1, जहां आपके सामने लिखा है किसी भी 4 स्ट्रोक वाले इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में खाली स्थान होते हैं। तो यह प्रश्न समझने की आवश्यकता है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से समझो। किसी भी 4 स्ट्रोक, कितने स्ट्रोक लिखे? 4 स्ट्रोक वाले इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में होते हैं। क्या लिखा नीचे? 1 वाल्व, 2 वाल्व, 3 वाल्व और 4 वाल्व। प्रश्न पूछा गया है 4 स्ट्रोक, तो हमें पता है कि 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते ही नहीं, वहां क्या होते हैं? पोर्ट कटे होते हैं। तो यहाँ 4 स्ट्रोक का तो वाल्व होते हैं। आगे इसने लिखा है कि प्रत्येक सिलेंडर में, ये नहीं पूछा कि उस इंजन में कितने हैं, कि प्रत्येक सिलेंडर में। तो हमें पता है एक सिलेंडर के लिए हमें 2 वाल्व चाहिए, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी, जिसमें हमारे पास क्या आएगा? 2 वाल्व। कौन सा? एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट वाला। ये प्रश्न आया हुआ है हमारे फरवरी 2017 के एनसीईआरटी एग्जाम में। प्रश्न वही करवाऊंगा जो बार बार आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सर्वाधिक ज्वाला तापमान घटित होता है। ये फरवरी 2017 के एग्जाम में पूछा गया। ये प्रश्न वैसे हमारे जो मैंने अभी टॉपिक करवाया उसमें नहीं आया था, ये हमारे वेल्डर से संबंधित। आपको ये पता होगा कि वेल्डिंग में 3 प्रकार की ज्वालाएं बनती है। एक ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम। 3 फ्लेम आती है हमारे पास। अभी इन फ्लेम में क्या होता है? इस तरह से ये हमारे पास एक वेल्डिंग टॉर्च है। वेल्डिंग टॉर्च से निकलने के बाद इस तरह से हमारे पास एक शंकु आता है सामने, और उसके बाद इस तरह से शंकु बनता है। इनमें इसने पूछा है किस कोण पर सबसे ज्यादा तापमान रहता है। तो आपने इसका आंसर देना है। क्या बताओगे आप इसका? कि आप मेरे को कमेंट में ये बताएंगे कि कौन सी फ्लेम में 3 कोण बनते हैं। यहां तो मैंने 2 बनाए हैं, एक और एक ये आंतरिक, ये बाह्य। परंतु एक फ्लेम होती है जिसमें 3 कोण बनते हैं, एक ये और एक ये। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कार्बोराइजिंग में, ऑक्सीडाइजिंग में, न्यूट्रल में किसमें 3 फ्लेम बनते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा, क्योंकि जब भी हम कटिंग करते हैं तो आंतरिक कोण का हम इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज्यादा तापमान रहेगा हमारे आंतरिक शंकु का। तो ये परीक्षा फरवरी 2017 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोर्स टेस्ट का प्रबंध किया जाता है। मोर्स टेस्ट क्या होता है? मोर्स टेस्ट के लिए अपने एक इंजन पे 2-3 चीजें होती है। किसी पे लकड़ी के पट्टे लपेट दिए जाते हैं, किसी पे रस्सा लपेट दिया जाता है। लपेट करके ऊपर एक मेजरिंग के लिए उस पर एक तराजू लगा दी जाती है, जो उसका वास्तविक जो बल होता है, जिस पे जाके वो बंद होता है, वो ज्ञात कर लिया जाता है कहाँ जाके लोड बढ़ा के बंद हुआ। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमारे इंजनों पे ही किया जाता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है मोर्स टेस्ट कहाँ किया जाता है? तो इंजन पर। तो याद है कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन और सभी। तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए? पेट्रोल, डीजल। तो क्या होगा? मल्टी सिलेंडर जितने भी इंजन होते हैं, चाहे वो पेट्रोल का हो चाहे डीजल का हो, उस पर अपने मोर्स टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये अगस्त 2016 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। नंबर 4 प्रश्न आता है हमारा, सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में खाली स्थान क्या होता है? हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि जब सक्शन होता है, एक पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल इंजन होता है। पेट्रोल इंजन में हमें पता है पेट्रोल और एयर का मिक्सचर ही कार्बोरेटर के द्वारा एक से शुद्ध हवा आई, कार्बोरेटर में हवा आई, कार्बोरेटर में हवा के प्रेशर से वेंचुरी में से फ्यूल जो हमारे पास पेट्रोल होता है
वो छोटे छोटे कणों में छिद्रित होकर के हमारे एयर के साथ मिश्रण बन जाता है। वो मिश्रण हमारे सिलेंडर में इनलेट वाल्व के द्वारा पहुंच जाता है। परंतु यहाँ बात हो रही है किसकी? डीजल इंजन की। तो डीजल इंजन में क्या आएगा? पेट्रोल आएगा या डीजल और हवा, या केवल साफ हवा? क्या आना चाहिए? पेट्रोल नहीं आएगा, डीजल इंजन है। डीजल आएगा नहीं तो सक्शन स्ट्रोक हो रहा है। डीजल व हवा दोनों का मिक्सचर कभी नहीं आता, केवल साफ हवा। यह हमारे अगस्त 2016 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेपर्ड क्लियरेंस एडजस्टमेंट उस समय लागू किया जाता है जब क्या होना चाहिए? टेपर्ड क्लियरेंस होता क्या है? हमने देखा है कि जो हमारे इनलाइन इंजन होते हैं, ज्यादातर हमारे इनलाइन मिलते हैं हमें, उन इंजनों में ऊपर की ओर इस तरह से रोकर आर्म की व्यवस्था होती है। रोकर आर्म के जस्ट नीचे हमारे वाल्व की व्यवस्था होती है। यहाँ स्प्रिंग लगा होता है, यहाँ इसके नीचे पुश रोड दी होती है। ये हमारा लिफ्टर आ गया, नीचे हमारी केम आ गई। यहाँ एक एडजस्टिंग स्क्रू दिया जाता है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये सेट स्क्रू लगाया जाता है। सेट स्क्रू के द्वारा हम इसकी क्लियरेंस नापते हैं। क्यों नापते हैं? सबसे पहले क्यों नापते हैं? क्योंकि कुछ समय चलने के बाद या तो इनके बीच की जो दूरी होती है, ये वाल्व और रोकर आर्म के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो ये पूर्णतः वाल्व को खोल नहीं पाता, या गर्म होने से ये फैलते हैं। हमें पता पार्ट फैलते हैं, फैलने से दोनों की दूरी कम हो जाएगी तो क्या होगा? बढ़ गई तो पूरा नहीं खोल पाएगा। अगर कम हो गई तो क्या होगा कि ये वाल्व हमेशा अपनी कुछ ना कुछ खुली अवस्था में रहेगा। इससे बचने के लिए हमें समय समय पर टेपर्ड क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं? किस समय हम टेपर्ड का क्लियरेंस सेट करेंगे? देखो, इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व बंद हो, ध्यान देने वाली बात है। केवल इनलेट वाला बंद हो, केवल एग्जॉस्ट वाला बंद हो, या ये सारे सही है। तो यहाँ जब हम टेपर्ड क्लियरेंस सेट करते हैं तो हमारे पास इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद अवस्था में होने चाहिए। उस समय ये हमारी टेपर्ड जो रोकर की बात करें डांसिंग अवस्था में होनी चाहिए। वाल्व को न तो खोल रही हो न बंद कर रही हो। वाल्व पूर्णतः बंद होगा, ये ऊपर अपना बल नहीं लगाएगी, तो हम अंदाजे से इसका क्लियरेंस चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्क्रू ड्राइवर, एक डबल एंडेड स्पिनर, या अपने सॉकेट स्पिनर भी ले सकते हैं, और उसके अलावा हमें एक फीलर गेज चाहिए। फीलर गेज के द्वारा इन दोनों की जो गैप होगा वो हम एडजस्ट करेंगे। प्रश्न ये भी बनता है किस वालों का गैप ज्यादा और किसका कम रखा जाता है? तो हमें पता है एक इनलेट वाला होता है और एक आउटलेट वाला होता है। अब हमें पता है कि इनलेट वालों का तापमान क्या होता है? कम रहता है, और आउटलेट का तापमान ज्यादा रहता है। तो ज्यादा वाले का क्लियरेंस हमेशा ज्यादा और इनलेट वाले का क्लियरेंस कम। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किस इंजन में पावर अधिक होती है? किस इंजन में पावर अधिक होगी? देखो, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, AB दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हमें पता है जो इंजन डायरेक्ट जल्दी स्टार्ट हो, सीधी ऊर्जा सिलेंडर में बने, वो ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि एक तो हमने ऊर्जा बढ़ाई कहाँ? सिलेंडर से बाहर, बाद में अप्लाई किया पिस्टन पे, फिर वो क्या ज्यादा पावर देगा? संभव है नहीं। आज छोटे से व्हीकल से, मोटरसाइकिल से लेकर एरोप्लेन तक चलो, सभी के सभी हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन है। तो पावर किसमें ज्यादा हुई? इंटरनल में। तो हमारा आंसर क्या होगा? इंटरनल कंबशन इंजन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है अगस्त 2016 की परीक्षा में। तो आगे देखते हैं, अपने आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अभी। चलो अपना आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे, इंजन वाल्व को लगाया जाता है, या इंजन वाल्व को लगाया जाता है। भाषा आपको ऐसी मिलेगी क्योंकि निम्न की जो भाषा होती है वो बिल्कुल अलग होती है, तो हमें भाषा को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सीधे ट्रांसलेटर लगा करके इंग्लिश से उठा करके सीधा हिंदी बना दिया जाता है। थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी, फिर भी मेरी आपसे एक मतलब कि सुझाव है कि जब भी आप प्रश्न पत्र हल करो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंपेयर करके देखना कि इंग्लिश को प्राथमिकता मिलेगी। अगर कुछ हिंदी में त्रुटि होती है तो आपका प्रश्न इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। प्रश्न देखें,
इंजन वालों को लगाया जाता है कि इंजन वालों को कहाँ लगाया जाता है। सबसे पहले आपके सामने आता है सिलेंडर ब्लॉक या हेड। क्या ये सही है या गलत? तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, आपको जितना ज्ञान हो उसका इस्तेमाल करें कि आपने ये देखना है इसमें गलत कौन कौन से हैं। सबसे पहले अभी कोई नहीं, इसको हम टिक कर देते हैं, हमें नहीं पता, ए प्लस बी का नहीं पता। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, सिलेंडर ब्लॉक व हेड के अंदर, सिलेंडर के अंदर। अब हमें पता है क्या कभी सिलेंडर के अंदर वाल्व लगते हैं? नहीं। हमने दो ही वाल्व, हमें जो वाल्व अरेंजमेंट बताया था मैंने उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एल आई एफ और टी। सभी में मैंने एक ही चीज बोली थी, वाल्व या तो सिलेंडर हेड में होते हैं या सिलेंडर ब्लॉक में, या कुछ व्यवस्थाओं में एक वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में और दूसरा सिलेंडर हेड में लगा दिया जाता है। तो यहां हम देखेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए सिलेंडर ब्लॉक व सिलेंडर हेड के अंदर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, आराम से अपना स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन प्रश्न को लिख सकते हो। ये प्रश्न आया था अगस्त में 2016 सेशन में। आगे आता है इंजन वाल्व खुलते हैं, इंजन वाल्व किससे खुलते हैं? अब ये एक कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है कि हम चलते हैं कि हमने सबसे पहले नीचे केम लगाया, केम के ऊपर टेपेट लगाया, टेपेट के ऊपर पुशराड, पुशराड के ऊपर हमने रोकर, रोकर के बाद में वाल्व। अब वाल्व हम तो सीधा ध्यान देते हैं कि रोकर आर्म खोलती है। क्या रियल में रोकर आर्म वाल्व को खोलती है? नहीं। कौन खोलती है उसको? केम शाफ्ट। केम शाफ्ट का उठाव और ढलान दोनों वाल्व टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं। जैसे ही केम शाफ्ट ऊपर उठती है तो अपना फोर्स लगाती है किस पे? पुश रोड पे, टेपेट से होता हुआ रोकर आर्म पे। रोकर आर्म एक इस बाजू की तरह होती है, एक बार जब इधर से उठेगी तो इधर से उठेगी तो नीचे की ओर दबेगी, दबते ही वाल्व को खोल देगी। यहाँ देखिए सबसे पहले केम शाफ्ट मेरी तरफ से राइट है, क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल नहीं, टेपेट, टेपेट नीचे नीचे होता है, नहीं आएगा। गाइड ये अलग आया है, गाइड क्या होता है? हमने एक वाल्व बनाया, ये वाल्व ले लिया, वाल्व को लगाने के लिए हमने स्प्रिंग लगाया। अब हमने वाल्व जब पढ़ा या आगे पढ़ेंगे, जब इंजन के पार्ट्स पढ़ेंगे तो वाल्व को लगाने के लिए दो चीजें हमें चाहिए, एक तो वाल्व सीट और एक वाल्व गाइड। सीट का काम होता है वाल्व के फेस को चिपका करके रखना ताकि इसमें से आने वाली गैसें आना रास्ता मिले और जैसे वाल्व बंद हो जाए उन गैसों को बाहर नहीं जाने दे, सही तरीके से अपनी सीट पे बैठ जाए। और इस सीट का जो एंगल होता है हमारे लिए सामान्यतः इसको हम 45 डिग्री मानते हैं, कई बार 30 डिग्री का भी कटिंग करते हैं और ज्यादातर 45 डिग्री का अपने कटिंग एंगल रख लेते हैं। उसके बाद गाइड, गाइड क्या होती है? गाइड जिसमें ये स्टेम चलती है, इसकी जो डंडी होती है ये जो चलती है इसको एक निर्देशित करता है। गाइड का मतलब होता है निर्देश देना, मतलब कि एक सीधी रेखा में चलना, उठना, बैठना, ये जो निर्देश करती है उसे कहते हैं वाल्व गाइड। तो वाल्व गाइड नहीं आएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? केम शाफ्ट। अगले वाला प्रश्न है, यदि पेट्रोल इंजन में डीजल का इस्तेमाल हो तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कुछ लोग ये सी कुछ घटनाएं कर भी लेते हैं, डीजल इंजन में पेट्रोल डाल लेते हैं, पेट्रोल वाले में डीजल डाल लेते हैं। कुछ कहते हैं कि डीजल इंजन में थोड़ा सा पेट्रोल मिला दिया जाए तो पार्ट साफ हो जाते हैं। मेरे तजुर्बे से तो ये पार्ट साफ नहीं, पार्ट खराब हो जाते हैं। अभी आपको एक बात बीच में रोक के बताऊंगा, मेरा वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेगी। ऐसा नहीं हो आप स्किप, कहीं स्किप नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं अपने डीजल और पेट्रोल पे। बात यह आती है कि हमने डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशो कितना पढ़ा था? 350 टू 550 ऑन स्क्वायर इंच PSI। इसी तरह पेट्रोल का कितना पड़ा? 90 टू 150 PSI। तो यहां दोनों में कुछ अंतर आ रहा है, ध्यान दो। एक तो 350 से 550 है, एक 90 से 150 है। प्रश्न था यदि पेट्रोल इंजन, पेट्रोल वाला हमारे पास 90 से 150 वाला, अगर डीजल का इस्तेमाल हो तब। अब ये बताओ, ये जो ऐसा इंजन मैंने बनाया जिसका तापमान 90 से 150 हो तभी वो जल जाए, अगर उसमें मैं कोई ऐसा इंजन मिला दूं जो 350 से पहले चलेगा ही नहीं तो क्या संभव होगा? अब इसके उत्तर में है इंजन नहीं चलेगा, कुछ हद तक सही है। अधिक कार्य क्षमता, शायद स्टार्ट नहीं होगा, नहीं मिलेगा, हमें काट देते हैं। अधिक गति, जब स्टार्ट नहीं होगा तो गति कहां से मिलेगी?
विस्फोट होता है जब ये कंप्रेस नहीं कर पा रहा, उसका तापमान इंक्रीज नहीं कर रहा, तो विस्फोट कहां से होगा? अब हमारे पास आ गया नहीं चलेगा। मतलब कि अगर हम पेट्रोल इंजन में डीजल का इस्तेमाल करें तो हमारा इंजन स्टार्ट भी नहीं होगा। इसी तरह हम इसको उल्टा कर दें प्रश्न को, अगर डीजल इंजन में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए तो यही घटना विपरीत कर देता हूं कि मेरे को तापमान चाहिए था 350 से 550, क्योंकि जो कंप्रेशन रेशो जो इंजन बनाया जाता है उस टाइम उसका देखा जाता है। तो मान लेते हैं मेरे पास ये सिलेंडर है और ये मेरा पिस्टन की गति है ऊपर की ओर। यहां मैंने डीजल और पेट्रोल का मिक्सर बना लिया। अगर मेरे पास अकेला डीजल होता तो मेरा पिस्टन यहाँ पहुंच के उसको जब तक कंप्रेस करता तो उसका तापमान हो जाता है ये क्या 350 से 550 के बीच में। परंतु मैंने पेट्रोल और डीजल का मिला लिया, दोनों का मिला लेने से इनका तापमान में कुछ अंतर आ जाएगा। मान लेते हैं तापमान बीच में पहुंच गया 200 से 250, 200 से 250 पहुंचा तो मेरा पिस्टन यहाँ से यहाँ तक गति करेगा, तब तक ये जलना शुरू हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा आप सभी को पता है, हमने पढ़ा था नॉकिंग, डेटोनेशन, प्री इग्निशन, ये सारी की सारी घटनाएं इसमें हो जाएगी जो एक पेट्रोल इंजन में संभव होती है। नॉक का मतलब कि आवाज करेगा, सही गति नहीं पकड़ेगा और हमारी फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ जाएगी, इंजन के पार्ट्स टूट जाएंगे, काफी एमिलोसिस हो सकते हैं। तो ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी। अब आगे देखो, इंजन के वाल्व को देर से खुलने को क्या कहते हैं? ये हमने बहुत बार पढ़ा है, आज और पढ़ लें। इंजन के जो वाल्व होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं, परंतु अगर वाल्व टाइमिंग डायग्राम अभी आने वाला है आगे आपका, तो उसमें अपने पढ़ेंगे कि कब वाल्व कौन सी किस स्थिति में कितने डिग्री पहले कितने डिग्री बाद बंद होता है। तो इसने लिखा वाल्व को देर से खुलना। एक में ये वाल्व लगा देता हूं, ये वाल्व का देर से खुलना, ये पहले खुलना, और एक ऐसी कंडीशन आती है जब दोनों वाल्व क्या होते हैं? खुले होते हैं। तीन स्थितियां हमारे सामने आती है। एक तो किसी वाल्व को समय से पहले खोलना, एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों वाल्व एक साथ खुले होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब वाल्व को हम देर तक खोल के रखते हैं। तो पहले इस प्रश्न पे ध्यान दें, इंजन वाल्व का देर से खुलने को क्या कहते हैं? देर होता है उसको क्या कहते हैं? लेग। लीड जो पहले खुलता है उसको अपने बोलते हैं लीड कर गया, मतलब कि पहले हो गया, ये क्या हो गया? लीड। उसके बाद मेरे पास है थ्रो। थ्रो मैंने आपको बताया था ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के जर्नल के मध्य से लेके क्रैंक पिन के मध्य तक की जो दूरी है उसे बोला जाता है एक थ्रो। और थ्रो का 2 थ्रो कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है एक स्ट्रोक। और इंजन में हमारे पास 4 स्ट्रोक होते हैं और चारों स्ट्रोकों का एक नियमित क्रम में होना, चारों स्ट्रोकों का नियमित क्रम में होना एक क्या कहलाता है? साइकिल। इसी तरह आगे देखें, थ्रो हो गया। बोर, बोर कौन सा होता है? जो इंजन का ये डाया होता है जिसमें पिस्टन चलता है, इसे अपने कहते हैं बोर। ये हमने टेक्निकल टर्म में पढ़ लिया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रकार के इंजन में अच्छा संतुलन व अधिकतर समांतर टॉर्क पाई जाती है? कि कौन सा इंजन होगा जो बहुत ज्यादा संतुलित और समांतर रेगुलर टॉर्क या बल उसमें अगुण मिलेगा? तो सबसे पहले अपोजिट इंजन हमने देखा ऐसा होता है, ये लो जी, नहीं। वी जो हमने ऐसा बढ़ाया 60 डिग्री के एंगल वाला, यहाँ पे अधिकतर संतुलन में चलेगा नहीं चलेगा। रेडियल मैंने बताया था इस तरह की स्थिति वाला इंजन जिसमें एक मेन कनेक्टिंग रोड उसके साथ लगी हुई कनेक्टिंग रोड है, और इन इंजनों का इस्तेमाल वायुयान में किया जाता है। आगे आ गया इनलाइन, जो हम ये इंजन पढ़ते हैं, ये वाले जिनमें ये पिस्टन लगे हुए हैं। तो सबसे सहज कौन सा हो गया हमारे पास? इसका आंसर रहेगा रेडियल इंजन। क्यों? अगर यही वाइब्रेशन जो हमारा इनलाइन है, वी है, ये अपोजिट है, अगर यही वाइब्रेशन अगर वायुयान में रहती है तो क्या वायुयान शायद चलेगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारा इसका आंसर रहेगा रेडियल इंजन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलो आगे अपने सामने नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है? ये मैंने पहले ही आपके सामने चर्चा की थी। संपीड़न अनुपात ऐसे लिखे जाता है 1:4,
1:12, 1:22, 1:24। सबसे पहले हमें समझना है ये एक क्या है, ये क्या है। ये जो एक होता है, ये जो इधर एक दिया है यहाँ एक ही रहेगा, हमेशा याद रख लेना। किसी का अनुपात क्या किया जाता है, एक को मान किसी का एक माना जाता है। एक हमारे पास रहेगा क्या, ईंधन की मात्रा, ईंधन की मात्रा। जो ज्यादा अनुपात होगा वो क्या रहेगी, हवा की मात्रा। अब चलते हैं हम इंजन पर। यहां लिखा है पेट्रोल इंजन का, तो पेट्रोल इंजन का सबसे पहले लिखा 1:12 से 1:22। यह प्रश्न थोड़ा सा कई बार परीक्षा में घुमा के देता है कि पेट्रोल इंजन में जो संपीड़न अनुपात है वो हवा व ईंधन का क्या होगा। यहां इसने क्या लिख दिया, पहले हवा और बाद में ईंधन। तो यहाँ कई बार कंफ्यूजन कर देता है। यहाँ हो सकता है वो पहले ईंधन लिख देते, बाद में हवा लिख दे। आपने कोई गलती नहीं करनी। जो ज्यादा मान होता है वो हवा का होता है, जो कम मान होता है वो ईंधन का होता है। तो यहाँ हवा लिखा होगा तो हमारे पास ये सारे के सारे मान उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें 1:12:22, तो इतना पेट्रोल का नहीं होता। 1:4 से 10 यह सही है इसका। 2.5 से 2.10 तो हमने कहा था 2 नहीं लगेगा। 2.12 से 2.22 तो 2 नहीं लगेगा। तो ये दोनों हमारे गलत है। हमारे पास एक्चुअल मान आ गया 1:4 से 1:10। 1 ईंधन है, 4 हमारे पास एयर है। तो ये 1:4 से 1:10 कब होता है, तो ईंधन की कुछ अवस्थाएं होती है। एक होता है हमारे पास रिच मिक्सचर, एक होता है आइडल मिक्सचर और एक होता है पुअर मिक्सचर या पुअर मिश्रण। रिच कब होता है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो अचानक से हमें बहुत ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, उस टाइम हम रिच मिक्सचर उठाते हैं। उसके बाद जब गाड़ी पर लोड बढ़ जाता है या गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है तो हमें रिच मिक्सचर हमारे पास काम में आता है। तो इस अनुपात के अनुसार हमारा रिच मिक्सचर 1:10 रहेगा। आइडल सामान्य गति पर चलते हैं तो हमारे पास मिश्रण का अनुपात 1:7 से 8 यह हमारे पास चलता है। पूर्ण मिश्रण जब हम गाड़ी को बहुत ज़्यादा एवरेज की क्षमता रखते हैं तो उस टाइम हमारे पास अनुपात रहेगा 1:4। इससे हमारे क्या है, गाड़ी पूरे में लोड नहीं ले पाएगी, गाड़ी की गति नहीं बढ़ पाएगी और गाड़ी जल्दी गर्म हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं, अगर ये बात हम डीजल में रखें तो डीजल का अनुपात होता है 1:12 या कुछ लिख देते हैं 14 से 1:22 से 24 तक इसका कंप्रेशन रेशो होता है। जो भी आपके सामने आए 1:12 से 22 आए तो भी सही है, 1:14 से 24 आए तो भी सही है। इसी तरह पेट्रोल इंजन का 1:4 से 10 पूछे तो भी सही है, 1:4 से 12 आ जाए तो भी सही होगा। दोनों मान एक साथ कभी नहीं देगा। उसके बाद आपके नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इन चीजों का इनके साथ मिलान करना है, और ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको अब से पहले करवाई थी। तो यहां देखें, सबसे पहले इसने लिखा IHP, IHP के बाद स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम के बाद नीचे लिखा है यांत्रिक दक्षता और उसके नीचे लिखा है हॉर्स पावर। तो IHP की मैंने आपको एक परिभाषा बताई थी। IHP को फुल फॉर्म में कहा जाता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर मतलब कि जो प्रदर्शित होती है, तो प्रदर्शित कहाँ होती है, जो इंजन के सिलेंडर में फायरिंग के अचानक दौरान जब फायरिंग स्ट्रोक होता है उसी दौरान जो ऊष्मा ऊर्जा के कारण जो शक्ति डेवलप होती है उसी ऊर्जा को अपने कह देते हैं IHP। तो इसका ढूंढो, ऐसा क्या होगा, ऐसे यूनिट नहीं होगा, BHP IHP नहीं होगा, पिस्टन द्वारा विस्थापित आयतन ये नहीं होता। तो इंजन के कंबशन चैम्बर में विकसित शक्ति, तो हम इसका मिलान कर देते हैं इस 4 नंबर के साथ। तो 1 के साथ आ गया 4। स्वेप्ट वॉल्यूम, विस्थापित आयतन, हिंदी में ढूंढना है। स्वेप्ट आयतन लिखा है या स्वेप्ट वॉल्यूम लिख देता, तो इसका हिंदी में ढूंढना है विस्थापित आयतन। तो विस्थापन के कारण क्या होगा, पिस्टन द्वारा विस्थापित किया गया आयतन। तो 2 का आ गया 3। यांत्रिक दक्षता जिसे कहते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब कुछ बच्चों की मेरे पास डिमांड आ रही है कि सर आप हिंदी के अलावा हमारी जो इस जिले में अपने जहाँ गंगानगर निवास करते हैं या कि कुछ भाषा है जिसे अपने मारवाड़ी बागड़ी भी कह देते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये देखो कि जैसे हमने उस बात करें कि यांत्रिक दक्षता के हुए, तो यांत्रिक दक्षता के हुए ना देखो कि जी आप अपना परसेंटेज निकालना स्कूल में पढ़ो सर, तो इन्हें देखो जी था 600 नंबर को पेपर है, कितना को 600 नंबर था आया 300। अब आप क्या करा अपना परसेंटेज ज्ञात करने खातर इन्हें काटा का 2 जीरो काट दी, 6 पंजा 30 जीरो ऊपर आ गई, तो नंबर बन गया मेरा 50%। कितना आया 50%। अब 50% नंबर आ गया, ये इंजन की जो यांत्रिक दक्षता है वह निकाली जाएगी कि यहाँ BHP। अब BHP के अब देखो IHP अपने पास वो पावर थी जो काम हुई इंजन के कंबशन चैम्बर में विकसित की गई। मान लेते हैं IHP मेरे पास थी 70, कितनी थी 70। अब BHP कौन सी है, BHP मेरे पास वो है जो पावर मेरे काम में आए, और काम में मैंने बताया था जो डीजल इंजन होता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वो 34% होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहाँ देखें आप कि BHP परसेंटेज निकालनी है, तो मेरे काम में कौन सी BHP, मतलब कि मेरे पास नंबर कितने थे 70, या 100 ही नंबर ले लूँ मैं। इन्हें देखो कि 100 नंबर लिया, IHP किसी है जगह थारा प्राप्ता का, तो IHP किसी पावर आई जगह आप पैदा करी, BHP किसी है जगह अपना काम आई, मतलब कि मैं नंबर लिया 50 काट दिया 100 कट गया, सीधी सादी बात है 50% एफिशिएंसी आ गई। तो यांत्रिक दक्षता को सूत्र हो गया BHP बटा IHP गुना 100। आगे बच गया हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर किसी व ऐसे यूनिटों में शक्ति का किया गया मापन। ऐसे ही क्या है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना समापन चाहूंगा। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। उसके बाद में जैसे ही हमारा टॉपिक समाप्त होगा मैं आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेके आऊंगा। उन प्रश्नों का आप नोट आउट करते रहना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड वॉच करें, और जो भी वीडियो बनाया है उसे कंप्लीट देखें ताकि मेरे को भी उल्लास हो कि मेरा बनाया हुआ वीडियो को बच्चा देख रहा है, उसका भविष्य में फ्यूचर में उसके काम आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय राम।